हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने क्वेश्चंस करे थे। क्वेश्चन नंबर 29 करा था और क्वेश्चन नंबर 30 आई थिंक करा था। तो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक हमारा चैप्टर चल रहा है और ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है अपना, और 30 क्वेश्चन में अपना कंप्लीट करा चुका आपको। मुझे अब आपको कराना है 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन मुझे आपको कराना है आज की क्लास में, और मैं आज की क्लास में आपको 31 के साथ 32 क्वेश्चन भी कराऊंगा। 31 एंड 32 बोथ। ठीक है, आओ। तो 31 और 32 पढ़ते हैं। तीन वेरिएबल का क्वेश्चन शायद लग रहा है, पढ़ के पता चलेगा ये तीन वेरिएबल का है या वन वेरिएबल का, टू वेरिएबल का। देखो, कंपनी प्रोसेस टू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कंपनी के पास दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ईच ऑफ विच कैन प्रोड्यूस थ्री प्रोडक्ट। ओहो, ये तीन वेरिएबल नहीं है, ये टू वेरिएबल का ही क्वेश्चन है। ये तीन प्रोडक्ट है। ठीक है सर, मुझे लगा तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड करके दे रखा था, तो मुझे लगा तीन वेरिएबल है, कोई बात नहीं, चलो। तो कंपनी के पास दोस्तों दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तीन प्रोडक्ट बनाता है। ईच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ईच ऑफ विच, दोनों में से, ईच ऑफ विच कैन प्रोड्यूस थ्री प्रोडक्ट एक्स वाई जेड फ्रॉम अ कॉमन लो मटेरियल। कॉमन रॉ मटेरियल मतलब एक जैसा मटेरियल दोनों प्लांट में यूज होता है। दोनों प्लांट में एक्स वाई जेड करके क्या बनती है, यूनिट्स बनती है, प्रोडक्ट्स बनते हैं। However, the proportion in which the product are produced are different in each plant, so are the plant operating cost per hour. However, the proportion in which the product are produced are different in each plant. मतलब ऐसा है कि भैया हम एक्स वाई जेड कर रहे हैं, तो कुछ पोर्शन इसमें बना रहे हैं प्लांट में, कुछ पोर्शन दूसरे प्लांट में बना रहे हैं। और सो आर द प्लांट ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर। और नीचे आपको दे रखी है डाटा ऑन प्रोडक्शन पर आर कॉस्ट आर गिवन बिलो। मतलब नीचे आपको प्रोडक्शन पर आर कॉस्ट दे रखी है टुगेदर विद द करंट ऑर्डर इन हैंड ऑफ ईच प्रोडक्ट। हमारे पास कुछ ऑर्डर है, उसके बारे में भी डिटेल दे रखी है। कहता है यह है प्रोडक्ट और यह है ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आर, मतलब एक घंटा अगर हम प्लांट को चलाएंगे तो हमारी कितनी कॉस्ट आएगी वो दे रखा है। देखो ध्यान से। अब देखो दोस्तों, टेबल क्या कहती है। टेबल को समझना बहुत जरूरी है। अगर टेबल का मतलब नहीं समझ में आया ना, तो आप आगे नहीं कर पाओगे। सबसे पहले देखो, यहां आपको दे रखे हैं प्रोडक्ट। पहले आप समझो कि मेरे पास दो प्लांट है, प्लांट ए एंड प्लांट बी। मेरे पास दो प्लांट है। अब मुझे कोई एक्स प्रोडक्ट बनाना है, मुझे कोई एक्स प्रोडक्ट बनाना है। तो ये एक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे ये नहीं करना कि एक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे प्लांट ए में जाना होगा, फिर जब यहां कंप्लीट हो जाएगा फिर प्लांट बी में करूंगा, ये ही नहीं कह रहा मैं। आप प्रोसेसिंग मत समझो, प्रोसेस कॉस्टिंग मत लगा यहाँ पर। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या करते हैं हम, कि पहले प्लांट ए में जाएगा, फिर वहां से कुछ प्रोसेस होगा तो प्लांट बी में जाएगा, फिर बनेगा फिनिश गुड। ऐसे कि पहले यहां भेजा, फिर यहां से जो बनेगा फिर इसका इनपुट होगा, फिर इसका आउटपुट होगा, जो इसका इनपुट भी जाएगा, फिर फिनिश गुड आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है दोस्तों। दो प्लांट का काम क्या है, दोनों प्लांट सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। हमने क्या करा, हमें कुछ ज्यादा, हमारे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है। मैंने कहा एक मशीन एक पूरा फिनिश गुड बनाती है, मतलब प्लांट ए पूरा फिनिश गुड निकालती है एक बारी में, प्लांट बी पूरा फिनिश गुड निकालती है एक बारी में। हमने दो मशीन लगा रखी है कि जल्दी काम हो। तो अगर मुझे प्रोडक्ट एक्स बनाना है, ध्यान देना, अगर मुझे प्रोडक्ट एक्स बनाना है, प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए प्लांट ए प्रोडक्ट एक्स की एक यूनिट बनाने, प्रोडक्ट एक्स क्या है, प्रोडक्ट का नाम, उसकी एक यूनिट, मान लो प्रोडक्ट एक्स कोलगेट है, मुझे कोलगेट बनाना है, तो एक कोलगेट बनाने के लिए, एक यूनिट कोलगेट बनाने के लिए, प्रोडक्ट कोलगेट एक नाम हो गया प्रोडक्ट का, उसकी एक यूनिट बनाने के लिए एक घंटे में वो दो यूनिट बना देता है प्लांट। क्या कहता है, प्लांट ए प्रोडक्ट एक्स की एक घंटे में दो यूनिट बना देता है। ये क्या है, यूनिट। ये क्या दोस्तों, ये सारी क्या दे रखी है हमें, यूनिट दे रखी है कि प्लांट ए प्रोडक्ट एक्स की एक घंटे में, यूनिट पर आवर, ये लिखा नहीं है, मैं बता देता हूं, यूनिट पर आवर। देखो अगर क्वेश्चन समझ में आया तो नहीं आएगा समझ में कुछ भी। प्लांट ए प्रोडक्ट एक्स की एक घंटे में दो यूनिट बनाता है, प्लांट बी वही प्रोडक्ट की एक घंटे में चार यूनिट बनाता है। ठीक है, थोड़ी हैवी मशीन होगी, थोड़ी बड़ी मशीन होगी। ठीक है, ऐसी सिमिलर प्रोडक्ट वाई को बनाने हैं एक घंटे में, तो प्रोडक्ट वाई प्लांट ए, सॉरी प्लांट ए जो है वो वाई प्रोडक्ट को एक घंटे में चार यूनिट बनाता है। मतलब ये चार यूनिट बना देता है प्रोडक्ट वाई का एक घंटे में, ये तीन यूनिट बनाता है प्रोडक्ट वाई की एक घंटे में प्लांट बी। ऐसी प्रोडक्ट जेड बनाने के लिए एक घंटे में तीन यूनिट बना देता है प्रोडक्ट जेड की प्लांट ए, और एक घंटे में दो यूनिट बनाता है प्रोडक्ट जेड की प्लांट बी। और एक घंटा अगर मशीन चलेगी, एक घंटा अगर मशीन चलेगी तो 9 रुपए देने पड़ेंगे प्लांट ए को, और एक घंटा मशीन चलेगी प्लांट बी को 10 रुपए देने पड़ेंगे।
ये ऑर्डर ऑन हैंड का मतलब क्या है कि अभी हमारे हाथ में 50 यूनिट का ऑर्डर है, हमें 50 यूनिट बनवानी है प्रोडक्ट एक्स की, 24 यूनिट बनानी है प्रोडक्ट वाई की, ये ऐसे नहीं ऐसे 60 यूनिट बनानी है प्रोडक्ट, कितना था, 60 यूनिट बनानी है प्रोडक्ट जेड की। तो मेरे पास 3 प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड, प्रोडक्ट एक्स की मुझे 50 यूनिट बनानी है और प्लांट ए 1 घंटे में 2 यूनिट बनाता है, प्लांट बी 1 घंटे में 4 यूनिट बनाता है। प्रोडक्ट वाई की 24 यूनिट बनानी है, प्लांट ए 1 घंटे में 4 यूनिट बनाता है प्रोडक्ट वाई की, प्लांट बी 1 घंटे में 3 यूनिट बनाता है और प्रोडक्ट्स की 60 यूनिट चाहिए। क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट, आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मेट करना है प्रॉब्लम को और फिर फाइंड करना है, टू फाइंड, इस तरीके से फॉर्मेट करो, इक्वेशन बनाओ। फॉर्मुलेट करना क्या होता है, इक्वेशन बनाओ कि हम फाइंड कर सके नंबर ऑफ प्रोडक्शन आर नीडेड टू फुलफिल द ऑर्डर ऑन हैंड एट अ मिनिमम कॉस्ट। ध्यान सुनो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहता है सबसे पहले तो आप फॉर्मुलेट करो, फॉर्मुलेट करने के बाद फिर आप ये पूछने रहे कि निकालो, ये फाइंड करने को नहीं बोला, कह रहा है दोबारा पढ़ेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम टू फाइंड द ना, प्रॉब्लम को इस तरीके से फॉर्मुलेट करो कि हम फाइंड कर सके। हमसे नहीं बोला निकालने को, पर हम निकाल देंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है ना। हमें यहाँ पर सिर्फ देखो पूरे स्टडी मैट में जितने भी क्वेश्चन है ना उसमें कभी भी ना तो ग्राफ दिखेगा आपको, नहीं पता नहीं इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट पे ग्राफ क्यों नहीं बना के दे रखे, पर इंस्टीट्यूट कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, कि ग्राफिकल मेथड सोल्व करो और सिंप्लेक्स मेथड सोल्व करो, हम दो सीख लेते हैं, पर ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना, ज्यादा फोकस करना है फॉर्मुलेट करने में, इक्वेशन बनाने में। जैसे आपकी इक्वेशन बनी आप बराबर इजिली क्लियर कर रहोगे। तो हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन फॉर्मेट में रख दो, फॉर्मेट हो जाएगा, जिससे हम ये फाइंड कर सके कि हमें कितने हावर की जरूरत होगी हम ये डिमांड को, ये ऑर्डर को फुलफिल करने में मिनिमम कॉस्ट से। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमम करना कॉस्ट को। तो सबसे पहले मैं क्या लेट करूं, सबसे पहले लेट करूंगा कि कितने घंटे प्लांट ए को चलाए, कितने घंटे की जरूरत है प्लांट ए को चलाने की, कितने घंटे की जरूरत है प्लांट बी को चलाने की, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ आर नीडेड इन प्लांट ए एंड लेट ए को एक्स नहीं मानेंगे, वाई मत मान लो, बता क्या मानो, ए और बी मान लो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक्स और वाई तो नाम आ गया ना प्रोडक्ट का, इसे थोड़ा अलग अल्फाबेट मान लेते हैं। तो मैंने लेट कर रखा है, देखो सामने, देखो लेट द नंबर ऑफ आवर नीडेड इन प्लांट ए, प्लांट ए में कितने आर की जरूरत है, मैंने कहा 1 घंटे की, 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब एक नहीं, 1 घंटे का मतलब आ घंटा, मतलब कुछ भी लेट कर लिया कि भाई इतने घंटे की जरूरत है, जैसे एक्स आवर की जरूरत है जैसे लेट करते हैं ना, ऐसे मैंने ए अल्फाबेट मान लिया। लेट द नंबर ऑफ आवर नीड्स इन प्लांट बी, प्लांट बी में कितने घंटे की जरूरत है, हमने कहा 20 घंटे की, मतलब कितने घंटे की हमें जरूरत है जिससे हम अपने हमारे को जो ऑर्डर मिला वो हम सेटिस्फाई कर दे और हमारे मिनिमम कॉस्ट आए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है दोस्तों, मिनिमम, लिख देना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है, मिनिमम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है दोस्त, मिनिमम है। हमें मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपको मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जेड से नोट करते हैं। अगर आप प्लांट ए को 1 घंटा चलाओगे, आर का मतलब 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, ऐसा हो सकता है। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 10 घंटे चलाओ, 20 घंटे चलाओ, ये तो लेट करा है ना हमने कि आ घंटे चलाया है, मतलब 1 घंटा चलाया, मतलब 10 घंटे, 20 घंटे, जितना भी ए की वैल्यू आएगी वो उतने घंटे चलाएंगे प्लांट को। तो हर 1 घंटे चलाने पे 9 रुपए की कॉस्ट आएगी, यहां लिखा है 9 रुपए। अगर प्लांट ए को 1 घंटा चलाते हो तो 9 रुपए कॉस्ट आएगी, प्लांट बी को अगर 1 घंटा चलाओगे तो 10 रुपए कॉस्ट आएगी। तो मैंने कहा 1 घंटा चलाएंगे तो 9 रुपए कॉस्ट आएगी, और मैंने कहा 20 घंटे चलाएंगे तो 10 रुपए कॉस्ट आएगी। तो यहां मेरा जेड निकल गया, जेड फॉर मिनिमाइजिंग कॉस्ट 9A प्लस 10B। अगर मेरी ए की वैल्यू 2 है इधर और बी की वैल्यू 1 है तो 9 2 जा 18 रुपए की कॉस्ट आएगी, क्योंकि आपने 2 घंटे चलाए। बी की वैल्यू 1 है तो मतलब 1 घंटा चलाए प्लांट बी को, 10 रुपए की कॉस्ट आएगी, तो आपके पास 28 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। ये हो गया आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर है या नहीं है, ये क्लियर करें। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। अब कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें आगे काम करना है। कंडीशन क्या है कि हमें एक्स की 50 यूनिट बनानी है, एक्स प्रोडक्ट की 50 यूनिट बनानी है। हमारे पास 2 मशीन है, एक मशीन ए है और एक मशीन बी है, दोनों एक्स यूनिट बनाती है, पूरा फिनिश गुड बना करके दे देती है। तो मैंने कहा अगर मैं 1 घंटा, अगर प्लांट को हम 1 घंटा चलाएंगे तो हर 1 घंटे में कितने यूनिट देगा वो, 2 यूनिट बनाकर देगा प्लांट ए। प्लस अगर इसको हम 20 घंटा चलाते हैं तो हर 1 घंटे में कितनी यूनिट बनाकर देता है प्लांट ए, प्लांट बी 4 घंटे। और देखो मुझे कितनी यूनिट बनानी है, 50 यूनिट।
तो 50 यूनिट बनानी, तो मतलब मैं कम से कम 50 यूनिट तो बनाऊं, ज्यादा से ज्यादा कितनी बनाऊं, पर कम से कम 50 तो होनी ही चाहिए, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 50, एटलीस्ट 50 तो बनानी ही पड़ेगी क्योंकि ऑर्डर कंप्लीट करना है ना। तो हमने कहा अगर आप 1 घंटा मशीन चलाओगे तो 1 घंटे में 2 यूनिट बनाकर तैयार करेगा प्लांट ए, और अगर 1 घंटा आप चलाते हो, क्या 1 घंटा आप मशीन चलाते हो, प्लांट बी चलाते हो, मशीन बी चलाते हो, तो आपको 4 यूनिट बनाकर देगा। तो कितने घंटे प्लांट ए चलाऊं और कितने घंटे प्लांट बी चलाऊं जिससे मेरा जो ऑर्डर है वो 50 यूनिट बन जाए। क्या क्लियर है या नहीं है? तो यह है नंबर्स ऑफ आर। जैसे ये पता चलेगा वैसे ये चीजें सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती चली जाएगी। मुझे पता तो लगे कि 1 घंटा कितना है, ए की वैल्यू तो पता चले, इससे ये पता चलेगा अगर मेरी ए की वैल्यू 5 आई तो इसका मतलब ये है कि आप 5 घंटे प्लांट ए चलाओ, और इसकी वैल्यू अगर मान लो 10 आ गई तो 10 घंटे प्लांट बी चलाओ। तो अगर मैं 5 घंटे प्लांट ए चलाऊंगा तो हर 1 घंटे में 2 यूनिट बनाएगा, हर 1 घंटे में कितनी यूनिट बनाएगा, 2 यूनिट, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। और अगर प्लांट बी मैं 10 घंटे चलाऊं तो हर एक यूनिट में हर 1 घंटे में कितनी यूनिट बनाएगा, 4 यूनिट, तो 40 आएगा, 10 और 40 कितना हो जाएगा, 50। पर अभी ऐसे नहीं कह रहा मैं, बस एक तो मैं लेट करके बता रहा हूं कि ये मतलब क्या है इस इक्वेशन का। क्लियर है नहीं है? ठीक है, ये बनी पहली इक्वेशन प्रोडक्ट एक्स के लिए, ये पहली इक्वेशन बनी प्रोडक्ट एक्स के लिए। अब हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है प्रोडक्ट वाई के लिए। सेम है जी, क्या करेंगे, 4a प्लस 3b ग्रेटर देन इक्वल टू 24, 4a प्लस 3b ग्रेटर देन इक्वल टू 24, है ना। ठीक है, प्रोडक्ट वाई अभी समझ में तो आ गया ना यार, कि प्लांट ए प्रोडक्ट 1 घंटा अगर काम करता है तो प्लांट ए क्या करता है, 4 यूनिट बनाता है प्रोडक्ट वाई की, और अगर प्लांट बी 1 घंटा काम करेगा तो वो वाई की 3 यूनिट बना देगा प्रोडक्ट जेड। 3a 2b इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3a प्लस 2b ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कम से कम 60 तो बनानी पड़ेगी आपको क्योंकि ऑर्डर कंप्लीट करना है, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी। तो इस तरीके से आपके 3 इक्वेशन बन गई, और लास्ट आपको पता ही है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y, ओह x नहीं लाएगा इधर, इधर a और b आएंगे क्योंकि हमने लेट a और b करा, a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब आपको पता है ना, इसका मतलब ये है कि a कुछ ना कुछ घंटे तो करोगे काम, बी का मतलब कुछ ना कुछ घंटे तो करेगा, तो इसका मतलब या तो 0 करोगे या तो उस प्लांट बी को नहीं चलाओगे या कुछ चलाओगे। ठीक है, नेगेटिव नहीं आ सकता। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, 4 हमारी इक्वेशन निकली इस बार। ठीक है सर, और यहां हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब पता है ये आपके पास क्या है, ये पहले मैं आपको ये होमवर्क में दूंगा, अब इसका बाकी का पार्ट ना होमवर्क में करके लाएंगे, बाकी का पार्ट रिमेनिंग होमवर्क में करके लाएंगे, और रिमेनिंग में आपको अगर आप, क्योंकि पहले मैं आपको देना चाहता हूं, मान लो मैंने आपके क्वेश्चन बना दी, अब मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको सॉल्व करना आपका काम है, होमवर्क करके रिमेनिंग पार्ट, और यहाँ पे निकालो वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और वो ए और बी की वैल्यू निकालना जिससे कॉस्ट क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए, जिससे कॉस्ट क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए, जिससे कॉस्ट क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। क्लियर है नहीं है? ये होमवर्क में कर लाओ, नहीं होगा अगली क्लास में कराऊंगा। पहले आज मैं आपको फॉर्मुलेट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क में पहले आप तो करो, पर एटलीस्ट ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद जैसे अभी कर लो आप ट्राई, ठीक है, ट्राई कर लो, आगे आप नहीं, तो मैं आपको दूसरे पे चल रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं कराऊंगा, कराऊंगा, इसका मैं निकालूंगा। पहले मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क कि पहले आप ट्राई करो, आपसे ए और बी की वैल्यू क्या निकलती है जिसमें मिनिमम कॉस्ट आएगी वो बताइए आप, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। चलो मैं अगला पढ़ा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 32 करा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं फॉर्मुलेट करना सिखा रहा हूँ। आपको फॉर्मेट आ गया, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है काम। बाकी हमारे स्टडी मैट में तो फॉर्मुलेट करना सिखाया ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कहता है प्रोडक्ट पी क्यू आर बीइंग प्रोड्यूस इन अ प्लांट हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 3, 5 एंड 4। प्रोडक्ट पी क्यू आर प्रोड्यूस करा जाता है, मतलब 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे जाते हैं, और तीनों प्रोडक्ट से जो मार्जिन आता है, पहले प्रोडक्ट से 3 रुपए का, दूसरे प्रोडक्ट से 5 रुपए का, तीसरे प्रोडक्ट से 4 रुपए का मार्जिन आता है। मतलब पी प्रोडक्ट बेचूंगा तो 3 रुपए कमाऊंगा, क्यू प्रोडक्ट बेचूंगा तो 5 रुपए कमाऊंगा, और आर प्रोडक्ट बेचूंगा तो 4 रुपए कमाऊंगा, ठीक है। द रॉ मेटेरियल ऑफ ए बी सी आर स्कैर सप्लाई, स्कैर से मतलब लिमिटेड है, और द अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड टू 8, 15 और 10 यूनिट। मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं 8 यूनिट ही यूज कर पाऊंगा रॉ मटेरियल ए, ज्यादा से ज्यादा मैं रॉ मटेरियल बी जो है वो 15 यूनिट ही यूज कर पाऊंगा, और ज्यादा से ज्यादा 10 यूनिट ही यूज कर पाऊंगा। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैक्सिमम, इससे कम कर लो पर इससे ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि स्केयर है, सप्लाइंग की स्केयर है, मतलब बहुत कम मिलते हैं, ये लिमिटेड है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। स्पेसिफिक कंजम्पशन इज इंडिकेट इन द टेबल। सो
और कुछ कंजम्पशन दे रखी है कि अगर आप प्रोडक्ट पी बनाओगे ना, ध्यान देना इधर देखो, अगर आप प्रोडक्ट पी बनाते हो तो ए की 2 यूनिट चाहिए रॉ मटेरियल, बी का 3 यूनिट रॉ मटेरियल और सी नहीं चाहिए। प्रोडक्ट पी बनाने के लिए 2 यूनिट चाहिए ए का रॉ मटेरियल और 3 यूनिट चाहिए बी का रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट क्यू बनाने के लिए 3 यूनिट चाहिए ए का, 2 यूनिट चाहिए बी का रॉ मटेरियल और 2 यूनिट चाहिए सी का रॉ मटेरियल। आर प्रोडक्ट बनाने के लिए 4 यूनिट चाहिए बी का प्रोडक्ट बनाने के लिए, 4 यूनिट चाहिए बी रॉ मटेरियल, 4 यूनिट चाहिए बी रॉ मटेरियल बनाने के लिए, आर बनाने के लिए बी रॉ मटेरियल 4 यूनिट चाहिए, आर बनाने के लिए सी रॉ मटेरियल 5 यूनिट चाहिए। ये आपको दे रखा है प्रॉफिट कि आप हर एक यूनिट को बेचकर आप नाम कमाओगे। मैक्सिमाइजेशन का केस है। राइट डाउन द प्रॉब्लम मैथमेटिकली फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। बस आपको मैथमेटिकली लिखना, मतलब फॉर्मुलेट करना है आपको। करके दिखा दूं फॉर्मुलेट? होमवर्क में कर लाओगे ग्राफिकल? यस सर, होमवर्क में करके लाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं लेट क्या करूंगा, क्या करूं लेट? हाँ, कि कितने यूनिट मुझे प्रोडक्ट पी बनाना चाहिए, कितने यूनिट प्रोडक्ट क्यू बनाना चाहिए, कितने यूनिट प्रोडक्ट आर बनाना चाहिए, जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो। तो लेट, अब ये है 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन जिसमें 3 आएंगे। देखो, लेट द नंबर ऑफ यूनिट let the number of unit of product p let the number of unit of product p is x। मैंने कहा प्रोडक्ट p की x यूनिट बनाओ। मैंने कहा let the number of unit प्रोडक्ट q की y यूनिट लेट कर ली। मैंने कहा प्रोडक्ट q की y यूनिट बना रहे हैं और प्रोडक्ट p q r की z लगा ली। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल आ गए मेरे पास। कितने वेरिएबल आ गए? 3। और जब दोस्तों आपके 3 वेरिएबल आ जाते हैं ना, 3 वेरिएबल आ गए। यहां पर 3 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए ना हमें 3 एक्सिस की जरूरत होती है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सीखा था हमने। ये एक्स था होता है, वाई होता है। ये 2 वेरिएबल के लिए ग्राफ बनता है। जब हमें 3 वेरिएबल का ग्राफ बनाना होता है, ये कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं। ऐसा ग्राफ बनता है। ये होता है एक्स, ये होता है वाई और ये होता है जेड एक्सिस। और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो कभी भी 3 वेरिएबल का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें ग्राफ नहीं बनाना, आपको सिर्फ उसमें फॉर्मुलेट कर देना है। तो ये आपका होमवर्क में नहीं है, तो यही हो जाएगा। 3 वेरिएबल का अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। 3 वेरिएबल का ग्राफ बनाना हमारे सिलेबस में नहीं है। अप टू 2 वेरिएबल तक है। हाँ, 3 वेरिएबल का फॉर्मुलेट करना जरूर आ जाएगा। क्या आप फॉर्मुलेट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे जी, बिल्कुल सिंपल सी चीज है भाई। हमने एक्स यूनिट पी की बनानी है, वाई यूनिट क्यू की बनानी है और जेड यूनिट बनानी है आर की। ये लेट कर लिया हमने। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। मैक्सिमम मैक्सिमाइजेशन क्या है? प्रॉफिट को बड़ा करना, मैक्सिमाइज करना। तो कैसे निकलेगा भाई? अगर आप प्रोडक्ट पी की एक्स यूनिट बनाओगे, हर एक यूनिट बेचने में आपको 3 रुपए का प्रॉफिट होगा, 5 का और 4 का। तो आंसर पता क्या आएगा? 3x प्लस 5y प्लस 4z। प्रोडक्ट पी की एक्स यूनिट बनाओगे, मान लो एक्स कितना आ गया, मान लेते 5। तो प्रोडक्ट पी की कितनी यूनिट बनाई? 5 यूनिट बनाएंगे। हर एक यूनिट बनाने पे हर एक यूनिट पे 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। 5 15। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बना। तो ये तो डिपेंड करता है कि एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू क्या आएगी। जब एक्स और वाई और जेड की वैल्यू पता चलेगी तभी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की हमें तो बस ये करके दे देना है कि ये आपके पास 3x 5x और 5y और 4z क्या है। ठीक है, तो एक्स यूनिट बनाओगे, एक्स प्रोडक्ट पी की एक्स यूनिट बना रहे हैं, मतलब कुछ यूनिट बना रहे हैं, हर एक यूनिट पे 3 रुपए कमाएंगे। प्रोडक्ट क्यू की वाई यूनिट बना रहे हैं, हर एक यूनिट में 5 रुपए कमाएंगे। प्रोडक्ट जेड की नहीं, प्रोडक्ट आर की जेड यूनिट बना रहे हैं, हर एक यूनिट पे 4 रुपए कमाएंगे। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? देखो, प्रोडक्ट पी बनाने के लिए आपको 3 रॉ मटेरियल चाहिए। पहला चाहिए 2 यूनिट, दूसरा चाहिए 3 यूनिट और तीसरा चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसमें डैश दे रखा है। देख लीजिए आप।
ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट क्यू का है और ऐसी आर का है। अब हमें बनानी है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। क्या, जरा ध्यान देना, आपको इस रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल ए से आपको प्रोडक्ट पी भी बनाना है, प्रोडक्ट क्यू बनाना है और प्रोडक्ट आर भी बनाना है। तीनों में इसका यूज हो रहा है। अभी तो चलो इसमें नहीं दिख रहा, मना कर रखा है, पर अगर आप 3 प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो तीनों प्रोडक्ट में इन रॉ मटेरियल का यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल ए का। तो रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा आप 8 यूनिट तक यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। और इसी 8 यूनिट पे आपको ये 3 प्रोडक्ट बनाना है रॉ मटेरियल ए लेकर। मेरे पास कोई रॉ मटेरियल ए है, ये 8 यूनिट रॉ मटेरियल ए पड़ा है मेरे पास, ये 8 यूनिट से ही आप रॉ मटेरियल, आप प्रोडक्ट ए बना लो, बी बना लो, सी बना लो। इनमें 8 यूनिट से ज्यादा आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यूज कितना कर सकते हो, इतना। तो मेरे को एक रॉ मटेरियल से तीनों प्रोडक्ट बनाने हैं, तो मुझे कितनी यूनिट प्रोडक्ट पी की एक्स यूनिट बनाऊंगा, और हर एक यूनिट पे मुझे 2 यूनिट का रॉ मटेरियल ए चाहिए। अगर मैं 1 यूनिट प्रोडक्ट पी का बनाता हूं तो मुझे 2 यूनिट चाहिए रॉ मटेरियल ए। अगर 1 यूनिट में प्रोडक्ट पी का बनाऊंगा, एक्स किसको डिनोट करता है, प्रोडक्ट पी की यूनिट, अगर 1 यूनिट में प्रोडक्ट पी का बनाऊंगा तो मुझे 2 क्या चाहिए, 2 यूनिट चाहिए रॉ मटेरियल ए। ठीक, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस, समझ में आ रहा है। और अगर मुझे क्यू की 1 यूनिट बनानी है तो हर एक यूनिट बनाने में क्यू की 3 यूनिट का रॉ मटेरियल लगता है, 3 यूनिट का रॉ मटेरियल लगता है। तो 3 वाई, वाई क्या है, वाई डिनोट करता है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ क्यू, कितनी यूनिट बन रही है, प्लस प्लस अगर आप आर यूनिट बनाओगे तो 0 का रॉ मटेरियल लगेगा ए का, तो इसको बोलेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय आर यूनिट का, किसको डिनोट करेंगे, जेड से, 0 इंटू जेड। और जो कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 8 ही यूनिट का यूटिलाइज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, या तो इसके बराबर 8 कर लो या 8 से कम करोगे, उससे ज्यादा नहीं। तो ये बन गई इक्वेशन 2x प्लस 3y, ये तो 0 को मल्टीप्लाई कर 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये बनी हमारी पहली इक्वेशन, समझ में आ गया। तो रॉ मटेरियल ए तीनों में यूज हो रहा था, नहीं इसमें नहीं हो रहा था, बाकी इन दोनों में मैंने कहा चलो ठीक है, तो इन दोनों में लगा के मैंने कहा इतनी यूनिट बनाएंगे इसका, इतनी यूनिट बनाएंगे इसका, दोनों को सोल्व करके जो आएगा वो 8 या 8 से कम होना चाहिए। सेम एज इट इज ये बी, प्रोडक्ट पी को बनाने में 3 यूनिट लगेगी रॉ मटेरियल बी का, क्यू बनाने में 2 यूनिट लगेगी रॉ मटेरियल बी का, और आर बनाने में 4 यूनिट लगेगी रॉ मटेरियल बी का। और रॉ मटेरियल तीनों यूज करने हैं तीनों प्रोडक्ट पे। रॉ मटेरियल बी जो है वो तीनों प्रोडक्ट में यूज हो रहे हैं अलग अलग यूनिट से, और 15 से ज्यादा यूनिट में नहीं ले सकता, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। 15 करूंगा, अवेलेबल यूनिट का मतलब क्या, इतनी ही पड़ी है भाई, इससे कम कर लो या इससे ज्यादा नहीं कर सकता, इसके बराबर कर लो। तो बिल्कुल आंसर सिंपल है, 3x प्लस 2y प्लस 4z, 3x प्लस 2y प्लस 4z जो कि ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू 15 है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बन गई। क्या समझ में आया, नहीं आया? ये रॉ मटेरियल ए के लिए था, ये रॉ मटेरियल बी के लिए था। तो रॉ मटेरियल बी अगर 1 यूनिट प्रोडक्ट पी की बनाता हूं, एक्स की वैल्यू अगर 1 आती है, इसका मतलब है 1 यूनिट बना रहे प्रोडक्ट पी का, तो 3 यूनिट लगती है रॉ मटेरियल ए बी सॉरी। अगर वाई आता मान लो 2, वाई 2 आता है, इन द सेंस कि वाई 2 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट जो क्यू है वो हम 2 यूनिट बना रहे हैं, तो 1 यूनिट बनाने में 2 रुपए का रॉ मटेरियल भी लगेगा, तो 2 यूनिट बनाने में 4 रुपए का रॉ मटेरियल भी लगेगा। तो ये है इसका मतलब, ठीक है। और सेम एडिटिव ऐसे कर लो, पी रॉ मटेरियल लगता है, पी पे तो नहीं लगता, क्यू और आर पे लगता है, तो 2y प्लस 5z जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा, 2y प्लस 5z जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा। ये रॉ मटेरियल ठीक है लेता, और हो गया क्वेश्चन खत्म। इतना ही करना था बस आपको। और लास्ट में आपको पता है कि जो x होगा या जो y होगा, ये जो z लेट करें वो हमेशा ग्रेटर 0 से बड़े ही होंगे या 0 के बराबर होंगे। या तो आप 1 यूनिट भी बनाओगे पी क्यू आर की, या 1 से ज्यादा बनाओगे, तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो 0 के बराबर होंगे तीनों प्रोडक्ट, या 0 से इक्वल होंगे, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। क्लियर है नहीं है? सर इनको कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए 3 एक्सिस बनानी पड़ती है दोस्तों। ये हमारे सिलेबस के अंदर कंटेंट में नहीं है, ये फाइनल लेवल तक के भी नहीं है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ग्राफिकली नहीं है, इसको हम ग्राफिकली नहीं कर सकते। वैसे कि नहीं कह रहा कि कर ही नहीं सकते, वैसे कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर बहुत करा है हमने, ये मैथ के अंदर इसका बहुत है। जब मैथ ऑनर्स कभी आपने कहीं किसी स्टूडेंट ने मैथ ऑनर्स अगर पढ़ी हो तो, या क्या ही
क्या पढ़ेगा, वो उसका सिलेबस ही नहीं है। मैथ ऑनर्स दोस्तों मैंने बहुत करी है, तो मेरा सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट होता था मैथमेटिक्स, बहुत मेहनत करता था मैथ के अंदर, तो मैथमेटिक्स का मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मैथ ऑनर्स के क्वेश्चन सोल्व करता था, मेरे को अच्छे लगते थे। तो वहां पर मैंने ये 3 एक्सिस का बहुत बनाया, बहुत बनाया। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर खत्म हो गया। इस तरीके से आपके बन गए सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। बस फॉर्मुलेट तो करना था, फॉर्मेट कर दिया। मैथमेटिकल करना है, प्रॉब्लम को मैथमेटिकल में ले आनी, मतलब फॉर्मेट करना है, और मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मार्जिन बताना है, मैंने कहा बता दिया रहा, देखो एस और वाई और जेड की वैल्यू बताओ, अभी मिल जाएगा प्रॉफिट मार्जिन। ठीक, ठीक है सर। तो कभी भी आपसे अगर बोलता है, कभी आप ये तो पहले कभी नहीं बोलेगा आपसे कि आप 3 वेरिएबल वाली जो यूनिट्स है, मतलब 3 वेरिएबल अगर किसी क्वेश्चन में आते हैं एक्स वाई जेड करके 3 वेरिएबल, प्रोडक्ट नहीं कह रहा, जो हम लेट करते हैं ये अगर आपके पास जो ऐसे ऐसे 3 वेरिएबल आ जाते हैं, तो इन 3 वेरिएबल को कभी भी आपको, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, जेड है और ये ओ 0 है, तो 3 वेरिएबल जब आ जाते हैं तो 3 वेरिएबल कभी भी ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने को कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। सिंपलेस्ट मेथड से एक बार को बोल देगा पर ग्राफिकली नहीं बोलेगा, तो सिंपलेस्ट अभी सिखाया नहीं है मैंने, ठीक है। चलो इसके बाद हमसे कह रहा है कि अच्छा 2 वेरिएबल आएगा तो आपसे बोल सकता है कि भैया ग्राफिकली बना सकते हो, क्योंकि 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाना आराम से इजिली हो जाता है, ठीक है सर। चलो वैसे हमारे स्टडी मैट में जब दे रखा होगा तो हमें सिर्फ इतना इतना पार्ट दे रखा है करने को, बस हर क्वेश्चन में इतना ही बोल रखा है। और पेपर में जहां तक है, हाँ जहां तक है 90% 95% चांस है कि आपसे ना तो ग्राफ बनाने को बोलेगा ना सिंपलेक्स करने का, आपसे फॉर्मुलेट करने को ही बोलेगा। वो आपसे छोटा क्वेश्चन पूछेगा कि जो जल्दी हो जाए और स्टूडेंट को पता चले, क्योंकि यही मेन होता है। इसके बाद तो ग्राफ और बनाना इजीली रहता है, वो तो मैथमेटिक्स है पूरा। तो आपसे जो मैक्सिमम पार्ट पूछेगा वही पूछेगा, ठीक है, फॉर्मुलेट करना। 33 क्वेश्चन पास है, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाएंगे। स्टडी नोट 4। अब बैंक इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग इट्स लोन पॉलिसी। अब बैंक क्या कर रहा है, फॉर्मुलेट कर रहा है अपनी लोन पॉलिसी को, इन्वॉल्विंग अ मैक्सिमम ऑफ 600 मिलियन, इन्वॉल्विंग अ मैक्सिमम ऑफ 600 मिलियन का आपके पास लोन की फॉर्मुलेटिंग कर रहा है, 600 मिलियन का लोन। टेबल बिलो गिवन द रेलिवेंट टाइप्स ऑफ लोन, नीचे जो टेबल दे रखी है वो रेलिवेंट टाइप्स ऑफ लोन है, किस किस को कैसे किस तरह लोन दिया है। पर्सनल लोन 17% के इंटरेस्ट रेट के साथ, कार लोन दे रखा है, हाउसिंग लोन दे रखा है आपके पास, और आपके पास दे रखा है एग्रीकल्चर और कमर्शियल लोन। इसके बावजूद आपको दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड डेट, कि भैया ये 0.10 का मतलब होता है 10%, तो 10% चांस है कि हमारा जो पर्सनल लोन हमने जिसको दिया है उसके 10% चांस है कि बैड डेट हो जाएगा, है ना, पता है ना आपको बैड डेट का मतलब, मारा जाएगा। 7% चांस है कि कार लोन मारा जाएगा, 5% चांस है कि हाउसिंग लोन मारा जाएगा। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि कितना परसेंट चांस है कि बैड डेट होने की। The bad debt are not recoverable and produce no interest receive. बैड डेट जो हो जाते हैं वो रिकवर नहीं होते और उनसे ना इंटरेस्ट मिलता है। टू मीट द कंपटीशन फ्रॉम अदर बैंक के कंपटीशन में मीट करने के लिए द फॉलोइंग पॉलिसी गाइडलाइन हैज बीन सेट, और बैंक ने फिर कुछ पॉलिसी गाइडलाइन सेट करी है। एटलीस्ट 40% ऑफ फंड मस्ट बी एलोकेटेड टू एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल लोन। बैंक ने गाइडलाइन सेट करी कि कम से कम 40%, जो 600 मिलियन आप लोन दे रहे हो ना, कम से कम 40% लोन आप क्या करना सर, जो एग्रीकल्चर और कमर्शियल लोन को देना, एलोकेट करना चाहिए। फंड एलोकेटेड टू हाउसिंग मस्ट बी एटलीस्ट 50% ऑफ ऑल लोन गिवन टू द पर्सनल कार हाउसिंग। द ओवरऑल बैड डेट ऑफ ऑल लोन मे नॉट बी एक्सीड 0.6%। तो जो ओवरऑल बैड डेट है वो 0.6% से एक्सीड 0.06% से 0.06 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब 6% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। फिर आपसे कह रहा है कि फॉर्मुलेट अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल लोन लोकेशन। तो ऑप्टिमल लोन और एलोकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल जो आपको दे रखा है उसको फॉर्मुलेट कर दो, मतलब इसको इक्वेशन फॉर्मेट में कर दो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आएगा तो आपको सिंपल लगेगा। कुछ बातें हो सकती है कि पढ़ने पे ना समझ में आए, जब मैं आपको कराऊंगा तो इजीली वो भी समझ में आ जाएगा। देखना, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 33, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, और फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैंने नेक्स्ट क्लास के लिए आपको होमवर्क दे रखा है, वो इसका भी आपको कोई ग्राफ मेंटेन नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर एक नहीं पांच वेरिएबल आएंगे, एक नहीं आएंगे 5 बार, और इतना इतना नहीं हो सकता सर, ठीक है। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट लेट ए बी द अमाउंट, let A be the amount allocated for personal loan। मैंने कहा कि लेट कर लिया कि A अमाउंट एलोकेट करा है पर्सनल लोन के लिए, B अमाउंट एलोकेट करा है C, D,
E और F. A be the amount, B allocate 4. कौन कौन से लोन थे? पर्सनल, कार, हाउसिंग, एग्रीकल्चर, कमर्शियल. पर्सनल कार लोन, हाउसिंग लोन, और क्या था भाई? एग्रीकल्चर और कमर्शियल है बस. एग्रीकल्चर और कमर्शियल. तो मतलब टोटल 5 तरीके की लोन है हमारे पास. इसको हटा दो. तो हमने पांचों तरीके के लोन के अमाउंट को क्या मान लिया? ए बी सी डी ई मान लिया. हमने माना कि हमने ए अमाउंट लगाया है, ए अमाउंट ऑफ लोन का लगाया है, पर्सनल लोन में दिया है. बी अमाउंट दे रखा है कार लोन में, सी अमाउंट दे रखा है हाउसिंग लोन में, और डी अमाउंट दे रखा है एग्रीकल्चर लोन में, और ई अमाउंट दे रखा है कमर्शियल लोन के अंदर, कमर्शियल लोन में. ठीक है सर. इसके बाद मैं कहूंगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सर इसके अंदर ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्ट टू कंडीशन कांस्टेंट वाला निकालना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. पेपर में आने के काफी चांसेस होते हैं इसके. ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब जरा ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? कि हम ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करें, है ना. हमारे को प्रॉफिट क्या हो? ज्यादा हो. कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा है. इंटरेस्ट मेरा रेट इतना है, पर मेरे कुछ बैड डेट भी हो रखे हैं. तो क्या करूं कि मुझसे ज्यादा कितना इंटरेस्ट मैं कमा पाऊंगा? तो मेरा जो इनकम होगी इंटरेस्ट की वो कितनी होगी? देखो, मेरी जो इंटरेस्ट की इनकम होगी पर्सनल लोन से, वो होगी जितना मैंने लोन दिया होगा. मैंने ए लोन दिया है, ए अमाउंट लोन दिया है, मैंने लेट करा ना अभी कि पर्सनल लोन में मैंने अमाउंट ए अमाउंट का लोन दिया है, और ए अमाउंट का जो लोन लिया उसका 17% को मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. पर उसमें 10% का मेरा वेडअप भी हो जाएगा. ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है. तो मेरा नेट इनकम कितनी हो निकाल सकते हो? यस. तो जो मेरा मैक्सिमम इनकम होगी वो कितनी होगी दोस्तों? मैक्सिमम इनकम निकलेगी आपके पास, जेड जो निकलेगा मैक्सिमम इनकम, वो निकलेगा टोटल इंटरेस्ट माइनस टोटल बैटअप, है ना. जो बैटअप हो गए उसको हटाओ. टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया उसमें से जो बैटअप हो गए उसका इंटरेस्ट रिसीव नहीं होगा तो उसको हटा दो. मुझे जितना मैंने अमाउंट ऑफ लोन दिया था, सुनना ध्यान से मेरी बात, मैंने मान लो 10,000 रुपए का लोन दिया, ठीक है, 10,000 का लोन दिया है. इसमें मैंने 17% निकाला तो 1,700 रुपए आया मेरा इंटरेस्ट. इसमें 10% का बैटअप हो गया, मतलब 1,000 का बैटअप हो गया. तो 1,000 पे कितने का इंटरेस्ट आना था? 17% का मतलब 170 का. तो माइनस करेंगे इसको. नहीं आया समझ? मैं दोबारा समझाता हूँ, मैंने समझाया नहीं ढंग से. सोचो, एज्यूम करो कि मैंने 10,000 का लोन दिया है, ठीक है. मैंने लोन दिया पर्सनल लोन 10,000 का. 10,000 का लोन दिया. इस 10,000 के लोन में से मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरा 10% जो लोन है वो क्या हो जाएगा सर? बैटअप हो जाएगा, है ना. 10% लोन क्या हो जाएगा? बैटअप. तो मेरा बचा कितना? 90%. ठीक है. अगर मैं 10,000 का 17% निकालू जो मेरा इंटरेस्ट रेट है, तो मुझे कितनी इनकम होनी थी? 1,700 रुपए होनी थी. क्या मेरा 10,000 का लोन मुझे वापसी मिलेगा? क्या जो बैटअप हो गया, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था जो अमाउंट बैटअप हो जाता है लोन का उस पर इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं होता, इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं होता. और मुझे लगा मुझे पूरे का इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा. 10,000 के लोन मैंने प्रोवाइड करा. मान लो मैंने आपको 10,000 का लोन दिया, ठीक है, मान लो आपको नहीं, 2-3 जने को मिलकर 10,000 का लोन दिया. तो मुझे लगा 17% के हिसाब से 1,700 रुपए मेरी इनकम होगी. पर मेरी इनकम एक्चुअल में 1,700 नहीं होगी. क्यों? क्योंकि जो अमाउंट मेरा बैटअप हो गया उसका इंटरेस्ट भी रिसीव नहीं हुआ. तो बैटअप कितना परसेंट हुआ? 10,000. तो 10,000 का सॉरी बैटअप कितना परसेंट हुआ? 10%. तो 10,000 का अगर 10% निकालूंगा तो मेरा जो बैटअप अमाउंट हुआ है वो 1,000 रुपए हुआ है. और मैंने देखा कि यार अगर 1,000 रुपए का बैटअप हो गया तो 1,000 रुपए का मुझे इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा. तो इसका 17% निकालूंगा, कितना आ गया? 170. तो 170 पे मुझे बैटअप का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. तो मुझे लगा था टोटल मुझे 1,700 मिलेगा, पर इस 1,700 में 170 नहीं मिलेगा. तो मिलेगा कितना? 1,700 में से 170 हटा दिया तो मुझे पता 1,530. मुझे कितना मिला? 1,530 इंटरेस्ट मिला. तो मेरे को जानना है कि टोटल मेरी इनकम कितनी हुई इंटरेस्ट से, तो कैसे निकालूंगा भाई? टोटल इंटरेस्ट जो मुझे मिलना था उसमें से जो बैटअप हो गया उस पर जो इंटरेस्ट आना था वो नहीं आएगा, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है जो अमाउंट बैटअप हो जाएंगे उस पर नो इंटरेस्ट रिसीव्ड. अमाउंट बैटअप रिकवर नहीं होता और साथ में इंटरेस्ट भी रिसीव्ड नहीं होता. जो अमाउंट बैटअप होते हैं उस पे जो अमाउंट बैटअप हुआ उस पे ना तो इंटरेस्ट मिलेगा ना अमाउंट मिलेगा. ठीक है. तो इसका मतलब 17% ऑल ओवर लोन का अमाउंट है, 17% ऑल ओवर लोन का अमाउंट है, पर उसमें से आप क्या करोगे? उसमें से वो भी हटाओगे 10%. ठीक. तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, मैंने क्या
कि मैंने एक्स अमाउंट लगाया, पहले मैंने निकाला टोटल इंटरेस्ट कहां से आ रहा है, एक्स अमाउंट लगाऊंगा, सॉरी एक्स नहीं ए, पहले मैं लोन जितना मैंने लोन दिया ए अमाउंट का लोन दिया है, ए अमाउंट का मतलब क्या हुआ समझ में आया आपको, ए अमाउंट का मतलब है कुछ अमाउंट, ए का मतलब कुछ अमाउंट है, 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख करोड़ कुछ अमाउंट। तो ए अमाउंट लोन दिया पर्सनल लोन का, ए इनटू कितना परसेंट आएगा 17%, ये आ गया मुझे ए अमाउंट पर्सनल लोन का इंटरेस्ट। ठीक है, मैं पता क्या करूंगा, एक बार टोटल इंटरेस्ट अलग अलग नहीं करूंगा, पहले इसका निकाला फिर माइनस कर दिया, इसका निकाला फिर माइनस कर दिया, पहले करता हूं एक साथ सबको जोड़ दूं, फिर एक साल बेड वाले लॉस को जोड़ देता हूं, इकट्ठा माइनस कर दूंगा, ऐसे भी तो कर सकता हूं, अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग भी करना है। अलग अलग करना चाहोगे पहले क्या करो, ए का 17% निकालो लोन का इंटरेस्ट, फिर ए का 10% निकालो जो बेड हो गया उसको माइनस कर दो। आप ये समझो कि 10,000 का लोन मैंने दिया था, उसका मेरा 17% का इंटरेस्ट मुझे मिलना है, तो मेरा इंटरेस्ट मिलना है 1,700 रुपए, जिस मेरा बेडअप कितना हो गया, ये मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट है जो मुझे मिलना था, बेडअप कितना हो गया 10%, तो मैं यहां से डायरेक्ट कहूंगा 10% यहां से लेस कर दो। डायरेक्ट देखो दो तरीके निकालना, या तो पहले इसका 10,000 निकालो और फिर उसका 17% निकालो, या डायरेक्ट यहीं से 10% मान लो 170, तब भी बात बराबर आएगी। आप दो तरीके से कर सकते हो, सो इसको ध्यान दीजिए एक बार, या तो आप कहो 10,000 का लोन का 17% 1,700 रुपए, फिर बेडअप अमाउंट कितना हुआ लोन का 10%, अब लोन का 10% निकालूंगा कितना आएगा 1,000, फिर इसका 17% निकालूंगा 170। मैंने कहा सीधा ऐसा क्यों करना है लॉन्ग मेथड, सीधा करो ना कि 10,000 रुपए में से अगर लोन दे रहा हूं 10,000 का, उसका 17% 1,700 रुपए इंटरेस्ट आएगा, तो उसमें से 10% बेडअप हुआ तो 10% मेरा इंटरेस्ट भी तो कम हो गया, तो 10% इंटरेस्ट डायरेक्टली कम कर दो। ठीक है सर, क्लियर, आ जाओ आगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान देना, पहले मैं हर लोन के अमाउंट का इसका इंटरेस्ट इकट्ठा कर रहा हूं, फिर हर लोन के अमाउंट में कितना मेरा लॉस हुआ उसको इकट्ठा कर रहा हूं, दोनों को माइनस कर दूंगा तो नेट इनकम आ जाएगी। सीधे नहीं है, मैं अलग अलग भी कर सकता हूं, पहले इसका 10% निकालूंगा और ए अमाउंट का 17% निकालूंगा, फिर माइनस करूंगा ए अमाउंट का 10%, फिर अलग अलग करने में 1 + 1 माइनस हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले टोटल इनकम को जोड़ता रहा हूं, फिर टोटल लॉस को जोड़ते रहा हूं, डायरेक्ट माइनस करूंगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा इतना अमाउंट। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट जोड़ रहा हूं, जरा ध्यान देना, ए अमाउंट का लोन दिया 17% का इंटरेस्ट मिल रहा है, बी अमाउंट को लोन दूंगा तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा 14%, कितना परसेंट मिलेगा जी 14%, तो मैं कहूंगा 14%। सी अमाउंट को पहले मैं इनकम को जोड़ रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं पहले मैं इनकम को जोड़ रहा हूं, फिर उसमें से मेरा लॉस हुआ, लॉस को माइनस कर दूंगा तो नेट इनकम आ जाएगी मेरी, वही होगा मैक्सिमम इनकम। सी अमाउंट का लोन दूंगा मैं, हाउसिंग लोन सी अमाउंट का लोन दे रहा हूं, सी लेट करा कि सी अमाउंट ऑफ लोन मैंने दिया है हाउसिंग में, 11% का इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, प्लस इसके बाद और कितना है 10% का और 13% का इंटरेस्ट रेट है। सी के बाद आ गया डी में 10% मिलेगा और ई में 13% मिलेगा। तो हर एक ये अमाउंट ऑफ लोन है अलग अलग जो लिए हैं, पर्सनल लोन, कार लोन, हाउसिंग लोन, एग्रीकल्चर लोन और कमर्शियल लोन, उस पर इंटरेस्ट रेट है। ये तो होगी मेरी टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम से करूंगा माइनस क्या टोटल लॉस। तो ए अमाउंट का जो आपने लोन दिया था, पर्सनल लोन दिया था ए अमाउंट का, उसका 10% आप बेटा हटा दो, ये मेरा लॉस हो गया, 10% लिख दो सीधे। बी अमाउंट में कितने का लॉस हुआ दोस्त, बी अमाउंट में 7% का लॉस हुआ, और सी वाले लोन पे कितना का हुआ, सी का मतलब हाउसिंग लोन था उसमें 5% का बेटअप हुआ, तो मेरा लॉस हुआ। मैंने सी अमाउंट ऑफ लोन दिया, मैंने कहा भाई मैंने लोन दिया, आप मान के चलो कि 1 लाख रुपए का लोन दिया, तो 1 लाख का 5% कितना होगा सर, 1 लाख का 5% आपके पास 5,000 हो गया, तो 5,000 पे बेटअप लॉस है मेरा, उसको माइनस कर देंगे यहाँ से, पूरा पूरा लॉस है या नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और ना अमाउंट आएगा, प्लस 8% 6%, ई का 8% और ई का 6%, इनको प्लस कर दिया और ब्रैकेट में डायरेक्ट टोटल माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया। अब क्या सोल्व करेंगे, देखो ए और ए वाले को लेंगे, तो ए और ए वाले को लेंगे तो क्या करा, ए में से ये वाला गया माइनस हुआ, तो ए में से ए गया आपके पास, ऐसा आएगा देखो 17% को क्या बोलेंगे 0.17 ए, ठीक है, प्लस इसको करेंगे 0.14 बी प्लस 0.11 सी प्लस 0.10 डी प्लस 0.13 ई, फिर माइनस। अब ये माइनस सबके पास जाएगा तो सारे माइनस हो जाएंगे, है ना, ये माइनस ब्रैकेट में है मतलब ये सारे लॉस है, तो लॉस जाएंगे सब माइनस होंगे, तो माइनस करूंगा तो 10 को कैसे ले सकता हूं 0.10 ए
माइनस, ये माइनस हो जाएगा, देखो सब माइनस अंदर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 0.07 बी माइनस 0.05 सी माइनस 0.08 डी है, वही कर लेना चाहिए था, इकट्ठा एक साथ कर लेना चाहिए था, माइनस 0.06 ई। अब ये बन गई पूरा सब, मैंने ब्रैकेट खोलने के बाद ये बन गया, ब्रैकेट खोलने के बाद ये, तो जो ए वाले टर्म है वो ए से माइनस कर दो, बी वाले बी से, सी वाले सी से, क्योंकि जो वेरिएबल है जिस चीज से होंगे वही तो माइनस, एक्स के साथ एक्स ही तो माइनस करोगे, ए के साथ ए माइनस करेंगे, तो 17 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा 0.07 ए प्लस, 14 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा 0.07 बी प्लस, 11 में से 5 जाएंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 0.06 सी प्लस, 8 10 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा 0.02 डी, और 13 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 0.07 प्लस का आएगा 7 ई। तो इस तरीके से आपका ये बन गया नेट प्रॉफिट, और यही आपके पास जेड की वैल्यू है। जैसे आपको ए बी सी डी ई की वैल्यू मिलेगी, आपका इनकम भी निकल आएगी सारे नेट लॉस माइनस करने के बाद, मतलब बेटा वाला लॉस माइनस करने के बाद टोटल इनकम में से टोटल लॉस माइनस करने के बाद जो इनकम आएगी वो ऐसा आ जाएगी। तो जैसे आपको ए बी सी डी ई मिलेगा वैसे आपके पास जेड आ जाएगा, ठीक है सर, और ये निकालना जरूरी नहीं है, इतना बड़ा कोई नहीं देगा सर आपको। अब है सब्जेक्ट टू, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये थोड़ा ध्यान देना, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है अभी तक का जो फॉर्मुलेटिंग करने का है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पहला कि जो मैंने ए है प्लस बी है प्लस सी है प्लस डी है प्लस ई है, ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ लोन है जो अलग अलग लोन में एलोकेट करा हुआ है, डिफरेंट लोन में एलोकेशन करा है। मैंने ए अमाउंट एलोकेट करा है, मतलब ए कुछ अमाउंट लगाया, लेट करा है कि मैंने पर्सनल लोन में ए अमाउंट लगाया है, कार लोन में बी अमाउंट लगाया, हाउसिंग में सी अमाउंट लोन लगाया, एग्रीकल्चर में डी लेट करा है कि डी अमाउंट ऑफ लोन एग्रीकल्चर में एलोकेट करा है, ई अमाउंट ऑफ लोन कमर्शियल में। तो सबको मिलाकर जो लोन का अमाउंट होगा ये टोटल लोन अमाउंट बन गया, ये सबको मिलाकर क्या होगा टोटल लोन अमाउंट एलोकेट बन गया, ही नहीं बना, मुझे बताओ, ये टोटल लोन अमाउंट एलोकेट बना नहीं बना ये वाला इतना सा पार्ट। हाँ सर कैसे, अरे ये देखो ना यार, आपने टोटल लोन क्या माना है, ए बी द अमाउंट एलोकेटेड फॉर पर्सनल लोन, ए अमाउंट माना है कि पर्सनल लोन में कितना अमाउंट एलोकेट करा है, ए अमाउंट, कार लोन में कितना करा है बी, हाउसिंग में कितना करा है सी, ये पता नहीं है ना ए बी सी, ये हो सकता है 5,000 6,000 10,000 1 लाख 2 लाख 10 लाख ऐसा हो सकता है ये, पर अभी हमने कहा भाई सबको मिलाकर टोटल लोन बन गया कि टोटल लोन आप कितना एलोकेट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा टोटल लोन आप 600 मिलियन कर सकते हो, 600 मिलियन या उसके बराबर कर सकते हो, 600 मिलियन कर सकते हो या उससे कम कर सकते हो, कभी उससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ लोन कितना कर सकते हो आप 600 मिलियन, इन्वॉल्विंग अ मैक्सिमम 600 मिलियन का आप इन्वॉल्व कर सकते हो लोन। तो बैंक क्या कहता है ज्यादा से ज्यादा लोन कितना सकता है 600 मिलियन का, ज्यादा नहीं, और कहां कर दे सकते हैं 600 मिलियन को कैसे अलॉट करा, ए बी सी डी ई, मतलब कई पर्सनल, कार, हाउसिंग, एग्रीकल्चर और कमर्शियल, इन सब में एलोकेट कर दिया, ए लेट बी सी डी ई लेट कर रखे, तो समझ में आ गया। तो ये जो टोटल एलोकेशन है वो 600 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर या उससे कम हो रहेगा, समझ में आ गया। एलोकेशन ऑफ ऑल लोन्स इज लेस देन और इक्वल टू 600 मिलियन। अब कितना भी आप पर्सनल लोन, हाउस लोन, कार लोन, ये कुछ भी आप लोन दोगे, वो सारा लोन का जो टोटल होगा जो भी आपने एलोकेट करा है वो 600 से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर या उससे कम रहेगा। अब कंडीशन पढ़ो, ये थी कंडीशन, यहां से मैं आपको फिर दोबारा पढ़ा रहा हूं, ये समझ में आ गया ना। प्रॉफिट निकालना कहता है एटलीस्ट, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, कम से कम 40 होगा, ज्यादा से ज्यादा 100 होगा, उससे ज्यादा तो होता नहीं, 100% ही सब कुछ होता है। तो कम से कम 40% फंड का मस्ट एलोकेट करना एग्रीकल्चर और कमर्शियल लोन में। एग्रीकल्चर को माना था ए बी सी डी और कमर्शियल को माना था ई, मतलब डी और ई जो होंगे, ध्यान देना, डी और ई, सेकंड पॉइंट कर रहा हूं मैं, सेकंड कंडीशन है कि जो डी है और ई का जो लोन, डी फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर लोन और कमर्शियल लोन का जो टोटल होगा वो कितना एलोकेशन होगा टोटल, वो 40% होगा, किसका 40% ऑफ फंड, फंड का मतलब टोटल लोन का, ठीक है। टोटल लोन का फंड का इधर मतलब क्या है, फंड का मतलब है टोटल लोन, टोटल लोन का कितना परसेंट होगा 40 लोन, 40 लोन होगा या उससे ज्यादा होगा, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड का यूज करा गया, इसका मतलब क्या है एटलीस्ट, हमारा मतलब, मैं जैसा उसने कहा वैसे बता दिया। मैंने कहा देखो एग्रीकल्चर लोन और कमर्शियल लोन का जो टोटल होगा
वो क्या होना चाहिए, एलोकेशन कितना होना चाहिए, 40% या उससे ज्यादा, एटलीस्ट कम से कम 40 होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 40 से ऊपर जाए। और किसका 40%, टोटल लोन का, फंड का। लाइन पढ़ लो, एटलीस्ट 40% ऑफ फंड, फंड मतलब टोटल लोन का कम से कम 40% लोन एलोकेट करो एग्रीकल्चर और कमर्शियल लोन को। तो एग्रीकल्चर को मैंने माना डी, कमर्शियल को माना ई, इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, 40% होना चाहिए कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए टोटल फंड का। टोटल फंड को कैसे ले सकते हैं, देखो अब थोड़ा और सोल्व करेंगे ना। अभी कहां हुआ, 40% निकालेंगे किसका, टोटल फंड, और टोटल लोन मैंने तभी तो लिया नाम, ये रहा टोटल लोन। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका 40%, इसका आंसर जो भी आएगा वो 40% निकालना, उस उतना ही एलोकेट करेंगे डी और ई में। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 और ये बनी इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया नहीं आया। सर यहाँ 600 मिलियन नहीं लिख सकते थे, मैंने कहा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 600 मिलियन इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी कितना एलोकेशन होगा, वो हो सकता है कि 600 या उससे कम हो। ऐसे भी तो हो सकता है कि एलोकेशन क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ जरूरी तो ना इक्वल टू, क्या पता एलोकेशन 600 मिलियन से कम करे, क्योंकि कंडीशन क्या कहती है कि मैक्सिमम 600 लोन तक दो, हो सके तो 600 से कम भी कर सकते हो या मैक्सिमम ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए 600 ने लिया। जितना आपने एलोकेशन करा है ना फंड का, उसका 40%, उतना 40%, मतलब आपने एलोकेशन करा 500 मिलियन का, तो 500 मिलियन का 40% डी और ई में होना चाहिए। क्लियर है या नहीं है, ठीक, इसलिए 600 नहीं लेंगे कि जितना जरूरी है, हो सकता है कि 600 के बराबर आ जाए, हो सकता है कि 600 से कम आ जाए, इसलिए इसको लिया जाएगा जितना एलोकेट करा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सिंपल है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हमेशा किसके बराबर होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो एलोकेशन करोगे, या तो आप कुछ भी एलोकेट नहीं करोगे, किसी को लोन नहीं दोगे, या कुछ दोगे, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, वही लास्ट वाली कंडीशन। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, एक क्या कह रहा था कि आपके पास द ओवरऑल बैडअप ऑफ ऑल लोन, तो ऑल लोन का जो ओवरऑल बैडअप होगा वो 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए, या तो 6% होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो ओवरऑल बैडअप कितना, ये है ना, करना, देखना बैडअप वाला कर रहा हूं, 4th पॉइंट कितना सिंपल है भाई, 0.10 ए और कितना था 0.07 बी प्लस 5 0.05 सी प्लस 8 और 6 0.08 डी प्लस 0.06 ई। ये जो बैडअप है, ये बैडअप अब क्या होना नहीं होना चाहिए, ये बैडअप 0.06 से छोटा रहेगा या इसके इक्वल रहेगा, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्या लिखा है, ओवरऑल बैडअप, ओवरऑल बैडअप ऑफ ऑल लोन का जो ओवरऑल बैडअप होगा वो 6% से एक्सीड नहीं करना चाहिए 0.6 से। मैंने कहा ठीक है, एक्सीड नहीं करना चाहिए मतलब या तो इसके बराबर रहेगा या इससे कम, मतलब ये जो अमाउंट ऑफ बैडअप है, ये अमाउंट ऑफ बैडअप है, ये क्या है दोस्तों, अमाउंट ऑफ बैडअप, वो क्या होगा, ये कम रहेगा या इक्वल हो सकता है 0.06% के, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये थी 4th कंडीशन। उसके बाद लास्ट एक चीज भूल गए, ये वाला, बस ये और देख लो, फंड एलोकेटिंग टू हाउसिंग, हाउसिंग को जो फंड एलोकेट करा जाएगा वो कम से कम 50% चाहिए ऑफ ऑल लोन गिवन टू पर्सनल, कार और हाउसिंग। कितना सिंपल है यार, ये लाइन को सीधा कहो ना कि हाउसिंग का लोन कितना होना चाहिए, कम से कम 50%। हाउसिंग को क्या माना था, ये कह रहा है हाउसिंग का जो लोन होना चाहिए, हाउसिंग लोन जो होना चाहिए वो एटलीस्ट होना चाहिए, मतलब कम से कम 50% और ज्यादा से ज्यादा 50 से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम 50 होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। हाउसिंग लोन 50% से बराबर होगा या उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, कम से कम 50 तो होना चाहिए। और किसका, ऑफ किसका, 3 चीज का, 50% ऑफ ऑल लोन, ऑल लोन कौन से, गिवन बता रहा है कि भाई पर्सनल होगा, कार होगा और हाउसिंग खुद होगा, तो पर्सनल प्लस कार प्लस हाउसिंग, तीनों का जो मिलाकर लोन होता है ना अमाउंट, इन तीनों को मिलाकर जो लोन अमाउंट आएगा उसका 50% अकेला हाउसिंग लोन होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कंडीशन। हाउसिंग लोन को क्या माना था, ए बी सी, सी माना था, 50% ए बी प्लस सी, बन गई इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 4th और इक्वेशन नंबर 5। सिंपल तो था कि हाउसिंग लोन क्या कह रहा था, वो हाउसिंग लोन कितना होना चाहिए, कम से कम 50% होना चाहिए। किसका 50%, जितना पर्सनल लोन दिया, जितना कार लोन दिया, जितना हाउसिंग दिया, तीनों का 50% के बराबर होना चाहिए हाउसिंग लोन। ये आया, हाउसिंग को माना था, हाउसिंग लोन को क्या माना था, सी माना था ना, सी हमारा हाउसिंग लोन था और एबीसी के 50% के बराबर, जैसा बोला था वैसे कर दिया। अरे ये भी तो ऐसे बोला था, इसको क्या बोला था, इसको भी लिख दो ऊपर,
इसको बोला था जो एग्रीकल्चर का होना चाहिए और प्लस कमर्शियल का जो लोन होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40% होना चाहिए टोटल फंड के। बस ये लिखो, इसके नीचे जो लेट कर रखा है वो डाल दो, सिंपल है। और होपफुल आपको ये पूरा पूरा समझ में आया होगा। इतना ही करना था इसके अंदर, सिर्फ आपको फॉर्मुलेट करके दिखाना था, सिर्फ फॉर्मुलेट करके दिखाना था और खत्म हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोबारा करके लाना, 2 टाइम करेंगे क्वेश्चन। मैं 2 टाइम करने को बोल रहा हूँ तो कर देना भाई प्लीज, ठीक है। 2 टाइम करना ईमानदारी से, और नहीं बोला कोई करने को, बस ये 2 टाइम कर देना। और जो पहला वाला आज की क्लास में क्वेश्चन कराया था ना, उसको इसको ग्राफिकली पूरा कर देना, ठीक है। अगर एक से ज्यादा आते हैं तो ग्राफ मत बनाना, एक से ज्यादा वेरिएबल में कभी ग्राफ नहीं बनेगा। 2 आएंगे, सॉरी 2 से ज्यादा होगा तो कभी ग्राफ मत बनाना, 2 तक हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं। होपफुल अब आपको मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन करना सिखा दिया। अब 34 से जितने लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है ना, सारे होमवर्क में है, सारे में फॉर्मुलेटिंग करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो, और बहुत जल्द मैं आपको सिंपलेस्ट मेथड भी बताऊंगा, बहुत जल्द, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।